हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के सामान्य परिचय के बारे में। ये जो वीडियो है बिहार स्पेशल की कड़ी में ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद आने वाले टाइम में मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए जो है एक इंडेक्स तैयार किया है। मेनली मैंने ये जो इंडेक्स जो आने वाला अभी 72nd जो बीपीएससी प्रीलिम्स है, जो आपका 27 जुलाई को होना है, टेंटेटिव डेट है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये मैंने एक डिटेल इंडेक्स तैयार किया है कि आने वाले टाइम में मैं आपके जो 72nd बीपीएससी का प्रिपरेशन होगा, मैं आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करूंगा। उसके लिए मैंने एक इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स के हिसाब से मैं आने वाले टाइम में आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। उस कड़ी में आज जो हमारा पहला है लेक्चर, वो आपका है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ बिहार, यानी कि बिहार सामान्य परिचय। हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है मैं बिहार हिस्ट्री पे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एंशिएंट बिहार, मेडिवल बिहार, मॉडर्न बिहार, हर एक टॉपिक कवर कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी पे स्विच करूंगा। फिर जितने भी ज्योग्राफिकल टॉपिक्स है बिहार से रिलेटेड, ये सब मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे ही पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ बिहार और इकोनॉमिक ऑफ बिहार एंड कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इकोनॉमी ऑफ बिहार की कड़ी में बात करें तो मैंने ऑलरेडी बिहार का जो बजट है 2026 और 27 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है चैनल पे। आप लोग वहां से जाकर के जरूर से जरूर वीडियो देखें। एंड ऑल्सो आई हैव अपलोडेड वीडियो ऑन इकोनॉमिक सर्वे 2025 एंड 26। आप लोग वहां से भी जाकर के चैनल पे और इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के सामान्य परिचय के बारे में। जैसा कि पता है हमारे राज्य का नाम क्या है, हमारा प्यारा राज्य का नाम है बिहार। अब सवाल ये होता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। देखिए, जो बिहार शब्द है ना, उसको पाली या संस्कृत में विहार बोलते हैं। तो बिहार जो है ये विहार से बना है। अब ये बिहार का अर्थ क्या था? बिहार का अर्थ था कि एंशियंट टाइम में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, बौद्ध मठ रहा करते थे, यानी कि जितने भी साधु संत थे ना, वो एक प्लेस पे रहा करते थे और उस प्लेस को ही विहार कहा जाता था। यानी कि जितने भी बौद्ध भिक्षु थे या जितने भी साधु संत थे, वो क्या एक ऐसे प्लेस पे रहा करते थे जहां वो अपना हमेशा डेली का जो दिनचर्या करते थे, और उस प्लेस को विहार कहा गया। और क्योंकि बिहार में ये ऐसे प्लेसेस बहुत थे, इसलिए वहां बिहारों की भूमि कहने जाने लगा। अंडरस्टैंड? खासकर बात करें ना, तो गौतम बुद्ध के समय या उसके बाद जो मगध क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध मठों का निर्माण किया गया ना, और वही बौद्ध मठ जो है विहार के नाम से जाना गया। तो सिंपल अगर हम लोग बात करें तो भाई बिहार का नाम कहां से पड़ा? तो बिहार का नाम विहार शब्द से हमारा जो राज्य का नाम है वो बिहार पड़ा है। फिर सवाल ये उठता है कि ठीक है, बिहार तो हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे बिहार थे, लेकिन फिर बिहार कहां से आ गया? तो ये जब मुस्लिम इन्वेजन होता है बिहार में, मुस्लिमों का आक्रमण होता है, तो फर्स्ट जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा आता है। तो जैसे ही बख्तियार खिलजी का आगमन होता है, एक पारसी प्रभाव के कारण फारसी लैंग्वेज जो है या उर्दू लैंग्वेज के कारण व का ब बन गया बाद में। यानी कि फारसी लैंग्वेज में ऐसे नॉर्मली देखा जाता है कि व का जो उच्चारण है ना, वो ब के रूप में किया जाता है। तो जैसे ही मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारी जो है बिहार में एंटर करते हैं, तो जो पहले बिहार कहा जाता था वो क्या है, एक फारसी लैंग्वेज के प्रभाव के कारण वो ब में बदल गया, और उसके बाद धीरे धीरे जो बिहार है वो बिहार बन गया। और यही बिहार आज के भी अस्तित्व में देखने को मिलता है, जो हमारा प्यारा राज्य बिहार है। इतना ही नहीं, अगर बिहार नाम के उल्लेख की बात करें ना, तो ये पहली बार तबकाते नसीरी पुस्तक में मिलता है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मिहनाज उज सिराज के द्वारा। तो ये एक फैक्ट है, उसको याद में रखिएगा कि बिहार का नाम जो पहली बार उल्लेख में मिलता है वो तबकाते नसीरी बुक में मिलता है, जिसको किसने लिखा है? मिनाज उज सिराज ने। इतना ही नहीं, 1980 की अगर बात करें ना, तो उस पीरियड में भी विद्यापति द्वारा एक
जो ग्रंथ रचना की गई थी जिसका नाम है कृतिमाला, उसमें भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये दो फैक्ट आप लोग बिल्कुल याद रखिए। अगर बीपीएससी एग्जाम में पूछे कि बिहार शब्द का कहां पे, अगर मेंस में भी आपको क्वेश्चन लिखने को मिले तो ये दोनों फैक्ट आप लोग लिख सकते हैं वहां। उसके बाद क्या होता है कि हमने तो देखा कि कैसे कैसे बिहार जो है वो बिहार में परिवर्तित हो गया। इतना ही रही, धीरे धीरे जैसे भी जैसे मुस्लिम आक्रमण बढ़ते गया बिहार में, फिर बख्तियार खिलजी क्या करता है कि जितने भी बौद्धिक सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं वहां पे अपना एक तरीके का प्रशासनिक मुख्यालय स्थापित कर देता है, अपना हेडक्वार्टर स्थापित कर लेता है, ताकि बेटर तरीके से गवर्न कर सके बिहार को। और क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में बौद्ध बिहार स्थित होने के कारण जितने भी टर्क रहते हैं, तुर्की आक्रमणकारी रहते हैं, जो जो मुस्लिम इन्वेजन में आए रहते हैं, वो क्या उसको अर्जे बिहार कहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अर्जे बिहार का मतलब क्या था? बिहारों की भूमि। तो क्या हो गया कि बिहार से जो है एक तरीके का अगर देखें तो मुस्लिम इन्वेजन के पश्चात एक अर्जे बिहार के नाम से भी हमारा जो स्टेट प्रचलित हो गया। क्यों? क्योंकि यहां बिहारों की भूमि थी, इसलिए उसको फारसी में अर्जे बिहार नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। इसके साथ साथ अगर देखेंगे ना तो एक शरीफ शब्द भी बिहार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे खास करके बिहार शरीफ अगर आप लोग देखेंगे पटना के बगल में है। तो ये शरीफ कहां से आया? तो ये अर्जे बिहार जो है आगे चल करके धीरे धीरे ना ये शरीफ में बदल गया, बिहार शरीफ। और शरीफ का मतलब सिंपल क्या होता है? प्रतिष्ठित, सम्मानित या पवित्र। तो उस टाइम क्या है कि बिहार जो है ना, ऐसे माना जाता है कि सूफी संतों के भी एक प्लेस के तौर पे बिहार को देखा जाता था, क्योंकि वहां पे जो महान आपके सूफी संत यहाया मनेरी को अगर ले ले या मखदूम सैफुद्दीन को ले ले, ये वहां पे उन्होंने बिहार में बहुत ही समय बिताया था और इसलिए वहां उनका निवास भी हुआ करता था। इसी कारण सूफी संतों के सम्मान में और उनके निवास स्थानों को ना शरीफ शब्द जोड़ दिया गया। ओके, क्योंकि शरीफ का मतलब क्या होता था? प्रतिष्ठित, सम्मानित या कोई पवित्र जगह। इसीलिए अर्जे बिहार बाद में जाकर के ना बिहार शरीफ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे अगर देखें तो क्या होता है कि बिहार का नाम जो है आपका इवॉल्व होता है। बिहार से बिहार पड़ा, फिर उसके बाद कुछ क्षेत्र में अर्जे बिहार के नाम से भी टर्कों ने जो है, तुर्क वालों ने अर्जे बिहार से भी संबोधित किया। उसके बाद जो है कुछ सूफी संतों के सम्मान में उस जगह का शरीफ भी नाम रखा गया और जो आगे चल करके बिहार शरीफ के तौर पे विकसित हुआ। तो ये हम लोग ने देखा कैसे बिहार का नाम इवॉल्व हुआ। अब आते हम लोग जो हमारा नेक्स्ट है कि आज जो हम लोग बात करते हैं कि बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसे अस्तित्व में आता है। ओके, तो उसके बारे में भी थोड़े हम लोग जानकारी लेते हैं। ये बात कब की है? 22 मार्च। अगर आप लोग को पता हो तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो यहां से जो है ना बिहार की शुरुआत होती है। आज हम लोग वास्तविक जो बिहार है उसको देखेंगे कि कैसे कैसे बिहार डिवाइड होकर के और वास्तविक स्वरूप बनता है बिहार का। तो बात कब की है? बात है आपकी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज 5 आते हैं और बंगाल प्रेसिडेंसी को बिहार और उड़ीसा से अलग करने की घोषणा कर देते हैं। यानी कि 22 मार्च और 1912 को यह तय होता है। अनाउंसमेंट कब? 12 दिसंबर 1911 को आपका दिल्ली दरबार आयोजन होता है और उसमें ये अनाउंसमेंट किया जाता है किंग जॉर्ज 5 के द्वारा कि 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित, ये ध्यान में रखिए उस समय उड़ीसा बिहार का पार्ट ही था, उड़ीसा सहित क्या करना है कि बंगाल प्रेसिडेंसी को बिहार से अलग करने की एक अधिसूचना जारी कर दिया जाता है। इसी कारण जो 22 मार्च को डेट रखा गया था ना अलग करने की, इसी कारण 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या होता है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार सरकार के सचिवालय ने कार्यक्रम प्रारंभ किया। ध्यान में रखना है, बिहार सरकार कहने का मतलब बिहार एंड प्लस उड़ीसा, उड़ीसा भी उसके साथ ही था अभी। ओके,
फिर आता है 1936 की बारी। तो 91 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो जाता है। तो यहां पे जो है ध्यान में रखना है कि 1936 में बिहार एंड उड़ीसा गेट सेपरेटेड, ओके, और दो अलग अलग राज्य बन जाता है। उसके बाद 1948 में ना कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन होता है, यानी उड़ीसा के जो सराय केला खरसावा जिले को बिहार राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता है। कुछ ज्योग्राफिकल ऐसे रिपरकशंस होते हैं जिससे ये बिहार में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद बारी आती है 1956। 1956 में क्या होता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की गठन होती है। किसकी अध्यक्षता में, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं यहां पे बता देता हूं। जस्टिस फजल अली, उसको जस्टिस फजल अली कमेटी भी बोलते हैं। गठन किया जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग, और उनकी अनुशंसा पे जो है 1 नवंबर 1956 को बिहार की लगभग 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के ऑर्डर के पश्चात होता है। फिर अगली कड़ी में क्या होता है, 2000 में फिर बिहार का विभाजन होता है, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दक्षिण बिहार के लगभग जो है 46% एरिया यानी कि 79,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र को अलग एक झारखंड राज्य के रूप में गठन कर दिया जाता है, ओके। और उसके बाद फाइनली जो है आज झारखंड अलग होने के बाद आज जो वर्तमान स्थिति में है हमारा राज्य बिहार, वहीं इतने सारे विभाजन के बाद आज फाइनली जो स्टेटस है वो बिहार का एज इट इज आप लोग देखते हैं। तो बिहार को फाइनली बिहार बनने में इतने सारे स्टेप से गुजरना पड़ा, इतने सारे विभाजन करना पड़ा। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, देन आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, ओके, ऑन टेलीग्राम चैनल। उसके लिए पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। अब जो वर्तमान स्वरूप में हम लोग आ गए, देखा हमने कैसे विभाजन हुआ। 1900 ये सफर 22 मार्च 1912 से स्टार्ट होकर के और 15 नवंबर 2000 को फाइनली झारखंड के अलग होने तक ये सफर चलते रहता है। अब वर्तमान स्वरूप की बात करें तो ये आप लोग मैप को पहले ऑब्जर्व कीजिए। बिहार जो है हमारा स्टेट बिहार, वो लगभग 3 स्टेट से घिरा हुआ है, यानी कि हमारे पड़ोसी जो बॉर्डर है ना, 3 स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट है और एक कंट्री से भी बॉर्डर है, यानी कि जो हमारा ये आपका हो गया नॉर्थ, ओके, ये आपका हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट। यानी कि हमारा जो प्यारा राज्य बिहार है ना, वो वेस्ट साउथ एंड ईस्ट से 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ईस्ट में पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाता है, साउथ से आपका झारखंड से बॉर्डर बनाता है, और वेस्ट से आपका उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता है, और नॉर्थ में जो है आपका नेपाल से बॉर्डर बनाता है। अब सवाल ये होता है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं, तो हम लोग उसको भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो नेपाल से बॉर्डर बनाता है वो मेनली 7 डिस्ट्रिक्ट है। आप लोग मैप जरूर घर में रखें और मैप के थ्रू स्टडी कीजिए, तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 7 जिले कौन है, ये आपका पहला तो वेस्ट चंपारण से स्टार्ट होगा, वेस्ट चंपारण, देन पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, देन सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ये 7 जिले जो है वो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं, ओके। तो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से, तो वेस्ट चंपारण दोनों से बनाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो वेस्ट चंपारण है वो नेपाल एज वेल एज उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर बनाता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर यानी आरा, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास यानी सासाराम। तो सासाराम का जो हेडक्वार्टर रोहतास है, और भोजपुर को ही हम लोग आरा बोलते हैं, तो भोजपुर का जो हेडक्वार्टर है वो आरा है। तो कितने से, तो उत्तर प्रदेश से जो है 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाती है। सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड से 8-8 बॉर्डर बनाती है। तो अभी हम लोग झारखंड पे आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
तो उत्तर में जो है यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है कितने डिस्ट्रिक्ट, 8 जिले हैं। अब हम लोग आते हैं ईस्ट में। ईस्ट में जो है पश्चिम बंगाल से बिहार का बॉर्डर बनता है और वो कितने जिले को बनाती है, तो ये एक तो हो गया आपका किशनगंज, तो ये फिर याद रखिएगा किशनगंज जो है नेपाल एज वेल एज वेस्ट बंगाल, ये दोनों से बॉर्डरिंग बनाती है ये जिला। तो ये हो गया आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले हो गए जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करती है। अब फाइनली आता है झारखंड जो कि साउथ में है। बिहार के साउथ जो वाला जो हिस्सा है हमारा, वो कितने बॉर्डर बनाती है, तो ये आपका बनाती है 8 ऐसे जिले हैं जो झारखंड से बॉर्डरिंग से है। वो कौन सा हो गया आपका, ये हो गया रोहतास। ये ध्यान में रखिएगा कैमूर जो है ना, कैमूर झारखंड से बॉर्डर नहीं करती है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे ये लाइन याद रखिएगा, कैमूर झारखंड स्टेट से बॉर्डर शेयर नहीं करता जो हमारा कैमूर जिला है। तो क्या हो गया रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, गया, देन नवादा, देन जमुई, देन बांका, भागलपुर एंड कटिहार। तो कटिहार जो है ना, कटिहार आपका वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर बनाती है और कटिहार जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो आपका झारखंड से भी बॉर्डर बनाती है। तो ये हमने वर्तमान स्वरूप देखा कि कौन से ऐसे जिले हैं और बिहार जो है किस कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर बनाती है। उसके बाद एक तो देश से भी बॉर्डर बनाती है, इसलिए हमारा जो राज्य है, स्टेट है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि हम लोग जो है एक कंट्री से भी अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये होप आप लोग को समझ में, ये जितने भी फैक्ट है बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, पूरा आप इसको मगअप यानी रट जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड बीपीएससी पूछ देती है। इसके लिए जरूरी है कि घर में एक मैप होनी चाहिए, मैप से स्टडी करने पे चीजें आसान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल ये होता है, उससे पहले ना मैं थोड़ा बिहार का, अब हम लोग आते हैं राज्य के भौगोलिक यानी एक्सटेंशन, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो बिहार राज्य है ना, वो कितने अक्षांश कितने देशांतर इस पे फैला है। तो सबसे पहले तो ये एक हम लोग बात देखते हैं। ये अगर ये इंडिया की मैप हो गई, ठीक है, इंडिया जो है ना वर्ल्ड मैप पे देखे तो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये एक इमेज देखिए, ये हमारा हो गया वर्ल्ड मैप, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप हो गया, ये आपका हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग बिहार के परिचय पे डिस्कस कर रहा हूं तो ये अभी इस टॉपिक को हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। ये हो गया 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन। ये क्या करता है कि ये अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, ओके। और ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि ये हमारा हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये क्या करता है, ये भी जो है आपका अर्थ को एक ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बांटता है और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, कौन सा, इक्वेटर। वैसे ही जो 0 डिग्री मैंने अभी बोला, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर, वो क्या करता है, ये भी अर्थ को एक आपका ईस्टर्न, ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है और एक को बांटता है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मैंने क्या बोला, इंडिया कहां लोकेटेड है, इंडिया आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये मैप में देखिए आप लोग कहां पे है, तो ये तो नॉर्दर्न में है, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर जितने भी हैं आपके वो क्या हो जाएंगे, इक्वेटर के ऊपर ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो इंडिया कहां लोकेटेड है, नॉर्दर्न। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था जो सेपरेट कर रहा था अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो उस हिसाब से देखेंगे तो क्या है कि हमारा इंडिया जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। बात समझ में आई? तो क्या होगा कि इंडिया जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा वो क्या होगा आपका ईस्ट में ही होगा और जो लैटिट्यूड होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्थ में ही होगा। होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर होगा। इस हिसाब से देखें तो अगर हम लोग बात करें इंडिया का, तो हमारा इंडिया का जो है ना
अब लॉन्गिट्यूड पहले देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होगा आपका, एक जो यहां से ये और ये लास्ट तक जितने भी एक्सटेंशन है ना, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बोलेंगे। यानी ये लाइन जो यहां पे आ रही है, ये और ये जहां इंड कर रहा उसकी दूरी ये हम लोग मेजर कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरीय विस्तार हो जाए। ओके, तो ये कितना है, ये आपका है, अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपका 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। ओके, तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड क्या होगा, तो लैटिट्यूड आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन हो गया, यानी यहां से लेकर के और यहां जो एंड हो रहा है हमारा, यहां जो एंड हो रहा है हमारा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा। तो ये कितना है हमारा, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाएगा। लैटिट्यूड एक्सटेंशन हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के एंड 37 डिग्री एंड 25 डिग्री नॉर्थ तक, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अब नॉर्थ नॉर्थ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां समझा दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहां पे भी ईस्ट ईस्ट क्यों आ रहा था, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये मैंने क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया कि अब हमको पता चल गया कि आपका जो है इंडिया नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो ऑब्वियस बात है, ये इंडिया के मैप पे आप लोग ये देखिए, यहां पे बिहार है ना, तो बिहार भी क्या होगा आपका, बिहार भी पूछा जाए ना, बिहार कौन से हेमिस्फीयर में है, तो बिहार जो लोकेटेड है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए मैंने इस मैप का रेफरेंस लिया था। ओके, अब हम लोग चलते हैं जो ओरिजिनल हमारा था ना, कि अक्षांशीय विस्तार एंड देशांतरीय विस्तार, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस बिहार का कितना है, क्योंकि बिहार पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो बिहार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बिहार, अब जैसे देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, लैटिट्यूड का मतलब हो जाएगा यहां से लेकर के, यहां विस्तार से लेकर के और यहां, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली देखो, माने ये कितना एक्सटेंड है, तो कितना एक्सटेंड है, तो ये आपको याद रखना है कि 24 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड नहीं भी याद रखे तो चलेगा, इतना बस सब लोग याद रखिएगा कि 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर के, यानी उत्तर से लेकर के, और 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला है। होप आप लोग का क्लियर होगा। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो क्या होगा देशांतरीय विस्तार, तो जैसा हमने बोला, ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सटेंशन होता है वो देशांतरीय विस्तार होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो यहां से यहां अगर हम लोग देखें ना, तो यहां से यहां आपको ये कितना है, तो ये विस्तार आपको दिख जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर के और 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला है। बात समझ में आई। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी बिहार के विस्तार के बारे में, यानी डिस्टेंस किलोमीटर कितना है। तो देखिए, अगर हम लोग इसका इंड टू इंड ले ले, यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर कौन सा हो गया, मैप में आपको आना चाहिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट एंड दैट इज वेस्ट। उत्तर से दक्षिण कौन सा होगा, तो उत्तर से दक्षिण अगर ये हाईली जो वेस्ट चंपारण है, और यहां से यहां तक इसका जो एक्सटेंशन देखिए गाया तक जो हमारा सबसे दक्षिण है स्थित, इसकी डिस्टेंस की बात करें ना, तो ये लगभग 345 किलोमीटर है। ओके, पूर्व से पश्चिम की बात करें, यानी कि ये हमारा हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब। अगर ये डिस्टेंस की बात करें ये कितना है, तो किलोमीटर में ये डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग है आपका 483 किलोमीटर। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो पूरब से पश्चिम यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है ना वो ज्यादा है। ओके, यानी कि ये जो चौड़ाई है आपका पूर्व से पश्चिम ये ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण जो है यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कम है। होप आप लोग को एक क्लियर होगा। इस मैप में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अगर पूछे बीपीएससी एग्जाम में कि कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे पश्चिम में है, ओके, तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, ये आपका हो जाएगा कैमूर। ओके, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका हो जाएगा किशनगंज। और सब जो कौन 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 से स्टेट या कंट्री से बॉर्डर करते हैं सब मैंने प्रीवियस अभी पहले डिस्कस किया है, सब आप लोग को याद रखना है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला गया है। तो ये मैप से जो है, ये मैप आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कितने अक्षांशीय विस्तार है यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, बिहार का विस्तार कितना है, अगर किलोमीटर वाइज देखें, ये सब इसमें क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ जो है ना, आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट जानना जरूरी है। अब देखिए, नेम जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बहुत सारे विहारा थे, नाम कैसे पड़ा, इसकी वजह से जो है बिहार का नाम बिहार पड़ा। कैपिटल कहाँ है बिहार का, तो भाई पटना है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 1912 में। फर्स्ट डिवीजन होता है कब, तो 1936। ये मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको बना के दे दिया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसान हो। सेकेंड डिवीजन कब होता है, तो सेकेंड डिवीजन आपको होता है 15 नवंबर 2000 में, जब झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसका जो लैटिट्यूड एक्सटेंट यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है, और देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पूरे डिटेल में। लेंथ की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, नॉर्थ टू साउथ आपका कितना है, लगभग 345 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 483 किलोमीटर। बॉर्डरिंग, तो बिहार जो हमारा राज्य है वो एक कंट्री और 3 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। ओके, नेपाल एक देश है, और 3 स्टेट कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन की बात करें तो 2011, क्योंकि 2011 में ही लास्ट सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उस हिसाब से देखें तो लगभग 10.5 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार की। लेकिन अभी जो 2023 में एक प्रोजेक्शन किया गया है उसमें लगभग 13 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या पहुंच गई है। अब आगे जब भी सेंसस होगा उसमें क्लियर डेटा सामने आएगा, लेकिन अभी के लिए अगर एग्जाम में तो हम लोग सेंसस को ही लेके चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी सेंसस को ही प्रेफरेंस देती है। तो लगभग जो है बिहार की 11 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, और जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं उसमें थर्ड पोजीशन पे बिहार है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या में तीसरे स्थान पे आता है। पहला कौन सा है, यूपी, एंड सेकेंड वन इज महाराष्ट्र। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट पटना में एक है, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1916 में। डिवीजन कितने हैं, तो टोटल 9 डिवीजन है आपके। प्रमंडल, डिवीजन को बोलते हैं प्रमंडल, तो कौन सा है, पटना, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत, ऐसे करके 9 टोटल डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट है आपके 38। कमेंट में आप लोग बताइएगा लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था, लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट विच हैव बीन फॉर्म्ड इन बिहार, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। लोकसभा सीट की बात करें तो 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 6 ऐसे सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है। और कौन कौन से, तो गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, सासाराम एंड समस्तीपुर, ये 6 सीट एससी के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए कोई भी सीट लोकसभा के लिए रिजर्व नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। राज्यसभा कितने, राज्यसभा के सीट जो है वो 16 टोटल सीट्स है। मैं अगेन बोल रहा हूं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ बना के भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, बट यू मस्ट हैव कमेंट दिस। देन विधानसभा में आते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 243 सीट है। ओके, और 243 में जो है एससी के लिए लगभग 38 सीटें रिजर्व रखी गई है,
और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व रखी गई है। और वो 2 सीटें कौन सी है, तो एक तो कटिहार जिले की आपके मनिहारी सीट हो गया। ये मैं फैक्ट इसलिए दिया क्योंकि बीपीएससी बिल्कुल वन लाइनर अगर पूछ रहे हैं, अभी तो कॉन्सेप्चुअल पे आ गए हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन वन लाइनर भी पूछता है तो इसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा कौन सा है, बांका जिले का जो कटोरिया विधानसभा क्षेत्र है वो 2 है एसटी के लिए रिजर्व, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, विधान परिषद, तो ये आपका लगभग 75 सीट्स है विधान परिषद का बिहार में। उसके बाद कुछ फर्स्ट इन बिहार, ऐसे कुछ अचीवमेंट है जो बिहार में ही फर्स्ट हुआ था, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट रिपब्लिक किसको बोला जाता है, तो वजीफ फेडरेशन वैशाली, उस समय उसका कैपिटल था, तो वजीफ फेडरेशन आपका फर्स्ट रिपब्लिक। अगर बोले वर्ल्ड वाइड तो ये हम लोग बोलेंगे वजीफ फेडरेशन। उसके बाद फर्स्ट बिहारी रूलर टू सीट, कौन से ऐसे बिहारी रूलर था जो पहली बार दिल्ली की सत्ता पे बैठा, तो शेरशाह सूरी था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी एंशिएंट बिहार की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, विच इज द ग्रेट प्राइड फॉर अस। फर्स्ट गवर्नर बिहार के कौन थे, तो जयराम दौलतदास। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट फीमेल सीएम, तो ये राबड़ी देवी जी थी। फर्स्ट इंडिपेंडेंट एमएलए बिकम सीएम, तो महामाया प्रसाद। ये थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा कि पहले ऐसे इंडिपेंडेंट यानी जो स्वतंत्र प्रभार से उन्होंने चुनाव लड़ा, कोई भी सिंबल पे नहीं, निर्दलीय उन्होंने लड़ा, फिर भी सीएम बने, वो थे महामाया प्रसाद सिंह। उसके बाद फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो रामदयालु सिंह थे। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव ज्ञानपीठ, पहले बिहार के ऐसे आदमी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, जो क्या होता है आपके लिटरेचर के क्षेत्र में जो है ना सबसे बड़ी अवार्ड होती है, वो कौन से थे, तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे। फर्स्ट बिहारी टू गेट अशोक चक्र किनको मिला, तो ये रामाधीर वर्मा है। उसके बाद ऐसी जो है आपके फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर आपको मुजफ्फरपुर में। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू अटैक बिहार, हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तुर्की यानी टर्क से आए हुए थे, कौन से, बख्तियार खिलजी। उसके बाद फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवल टू विजिट इंडिया, रॉल्फ फिंच। फर्स्ट ब्रिटिशर्स थे जो पहली बार बिहार विजिट किया था, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। आगे बढ़ते हैं, अब इस कड़ी में ना कुछ हमारे न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं। उस टाइम क्या था ना, हम लोग क्या हो रहा था, हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ब्रिटिशर्स ने हम लोग उनके अधीन हम लोग थे, स्वतंत्रता की लड़ाई कर में हम लोग पूरे व्यस्त थे। उस समय न्यूज़पेपर का रोल बहुत ही बढ़ जाता था। न्यूज़पेपर क्या काम करता था कि मास लेवल पे कैसे लोगों के साथ जुड़ा जाए, इसलिए न्यूज़पेपर का एक बहुत ही महत्व बढ़ जाता था। ठीक है, वो क्या करता था, एक तरीके के समाज में जागरूकता को फैलाने में एक अहम भूमिका निभाता था। इसलिए बिहार के उस समय जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थे ना, न्यूज़पेपर थे, वो भी जान लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो बीपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है। तो अगर फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें ना, तो ये बिहार बंधु है। उस समय जो है ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1872 में जो है बिहार बंधु के नाम से बिहार में पहला हिंदू न्यूज़पेपर का गठन होता है। किसके द्वारा किया जाता है पहले न्यूज़पेपर का, ये थे केशव राम भट्ट। केशव राम भट्ट जी ने 1872 में पहले हिंदू न्यूज़पेपर को लॉन्च किया। जो स्टार्टिंग में बोले ना, तो स्टार्टिंग में ये वीकली था, साप्ताहिक के तौर पे ये रिलीज किया जाता था, एक सप्ताह में एक बार प्रिंट करके, और इसको जनता के बीच रखा जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों के पास इस न्यूज की पहुंच बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लोग जागरूकता से इस न्यूज को पढ़ने लगे, और क्या क्या चीजें हो रही है बिहार में उस समय की घटना में इंटरेस्ट लेने लगे। इसलिए उसके बाद ये डेली भी प्रिंट होने लगा 1874, यानी 2 साल बाद से ही ये डेली प्रिंट होने लगा। ओके, अब उसमें जो वीकली प्रिंट होता था ना, ये आपका बिहार शरीफ से प्रिंट होता था। लेकिन क्योंकि जब डेली प्रिंट होने लगा 1874 में, इसकी डिमांड बढ़ गई, तो ये जो न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाता है पटना, और फिर पटना से जो है आपको ये डेली न्यूज़पेपर प्रिंट होने लगे। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये पहला हिंदी समाचार पत्र माना जाता है एक तरीके से, जिसने बिहार राज्य में हिंदी पत्रकारिता और सामाजिक राजनीतिक जागरूकता फैलाने में एक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लोगों का एक तरीके से आपस में जुड़ाव हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपनी भागीदारी निभाई। सेकेंड, अब जैसे हिंदी हमने देख लिया, अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, वो है आपका द बिहार हेराल्ड। ये बिहार हेराल्ड क्या है, तो ये आपका फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जैसे फर्स्ट अगर पूछे बीपीएससी फर्स्ट बिहार का हिंदी न्यूज तो बिहार बंधु, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर तो ये आपका बिहार हेराल्ड। ये लॉन्च किया था बाबू गुरु प्रसाद सिंह, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये 1875 में ये रिलीज किया गया था। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था और वीकली में भी ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको हर सैटरडे को ये न्यूज़पेपर प्रिंट करके रिलीज किया जाता था। और जो मेन फोकस था वो आपका पीजेंट राइट और सोशल इशू, जैसे सामाजिक, और उस समय पीजेंट जो भी थे उनके अगेंस्ट बहुत ही बर्ताव अच्छे नहीं किया जाता था, उसको लेकर के, उनके अधिकार को लेकर के, और जो सोशल इशू उस समय चलते थे उसको मेन फोकस करके इस न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जाता था। बाद में क्या होता है कि 1938 में ये इसका जो ऑनरशिप है ना, ये ऑनरशिप चला जाता है बंगाली एसोसिएशन ऑफ बिहार को, और उसके बाद जो है फिर द बिहार हेराल्ड उसके द्वारा प्रिंट किया जाने लगा, जो बंगाली एसोसिएशन ऑफ बिहार है। अब ये बंगाली एसोसिएशन ऑफ बिहार के बारे में अगर मैं कुछ फैक्ट दूं तो ये एस्टैब्लिश किया गया था भाई प्रियरंजन दास। प्रियरंजन दास प्रियरंजन दास जी ने बिहार एसोसिएशन ऑफ बिहार की का एस्टैब्लिश किया था, गठन किया था। कब? तो 1938 में, 1938 में। और वो एक बैरिस्टर थे, ही वॉज बैरिस्टर इन पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में एक बैरिस्टर थे। ओके, तो ये बिहार हेराल्ड के बारे में हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, न्यूज़पेपर उस समय और चलती थी, जैसे एक का नाम था सर्च लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो स्टार्ट किया गया था, वो भी इंग्लिश में प्रिंट होता था न्यूज़पेपर। वो 1918 में स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, तो इस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में अगर आपको पता हो तो मॉडर्न बिहार को बनाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद ये भी वीकली पब्लिश होता था, लेकिन 1930 के बाद से ये भी डेली पब्लिश होने लगा। इसके जो दो मेन एडिटर थे ना, ये नाम आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बीपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है। एक तो थे सैयद हैदर हुसैन एंड सेकंड वन इज महेश्वर प्रसाद। वो क्या थे, ये सर्च लाइट के पहले दो एडिटर थे, ठीक है। तो ये अगर एडिटर का पूछे, स्टार्टेड फाउंडर कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और जो पहले दो एडिटर कौन थे, तो सैयद हैदर हुसैन एंड महेश्वर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है ना, वो बिहार स्टेट सिंबल्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे सिंबल है जो हमारे बिहार राज्य को मिला हुआ है, जिसको स्टेट सिंबल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेट एम्बलम है। स्टेट एम्बलम में आपको एक बीच में क्या मिलेगा, बौद्धि ट्री देखने को मिलता है। ये आपका बौद्धि ट्री है, और उसके दोनों साइड स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है, और ये बिहार सरकार का ऑफिशियल लोगो भी है, बिहार गवर्नमेंट का। तो ये हमारा स्टेट एम्बलम है, विच इज मेड अप ऑफ द बौद्धि ट्री एंड टू स्वस्तिक। यहाँ दो स्वस्तिक और बीच में बौद्धि ट्री से मिलकर के हमारा स्टेट एम्बलम बना। उसके बाद स्टेट ट्री की बात करें तो स्टेट ट्री हमारा है पीपल। आप लोगों को पता होगा पीपल के बारे में, ये एक तरीके से बहुत ही हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है इस पेड़ को। इसी पीपल वृक्ष के नीचे ना, जो हम लोग बोलते हैं बौद्धि ट्री, इसी के नीचे भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को इनलाइटेनमेंट यानी शिक्षा की प्राप्ति मिली थी। और वो जो पहले जनरेशन का ट्री था ना, अगर आप लोग देखेंगे तो ये लगभग 563 से लेकर के 483 तक था। जो ओरिजिनल फर्स्ट वन, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने अपना इनलाइटेनमेंट प्राप्त किया था, उनको शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, वो जो पीपल का ट्री था वो कब का था, तो ये जो डेट है ना आपका, उसके लगभग वो ट्री था। लेकिन अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दे कि अभी जो वहां पे, अब देखिए इतने साल हो गए, तो जो ओरिजिनल ट्री जो है ना, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी,
वो अभी एग्जिस्ट नहीं है, वो क्या है, वो नष्ट हो चुका है पेड़, ऑब्वियस बात है, इतने साल हो गए। तो अगर अभी भी वहां एक पीपल का ट्री है, लेकिन वो आपका 6th जनरेशन का है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जहां पे भगवान बुद्ध को इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हुई थी, वो अभी ओरिजिनल पीपल का पेड़ तो है नहीं, और वो पीपल का पेड़ ही था जिसको हम लोग बौद्धि ट्री बोलते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में है वो 6th जनरेशन, यानी कि 6 पीढ़ी वो पीपल के ट्री को हो गए हैं आज, जो अभी जो करंट में वहां पे सिचुएटेड। और ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल पीपल ट्री जो अराउंड 563 से 483 बीसी वहां पे वो प्रेजेंट था। तो ये हमारे स्टेट ट्री के बारे में हो गया। अगर स्टेट फ्लावर की बात करें तो स्टेट फ्लावर हो गया मैरीगोल्ड, यानी गेंदा का फूल, ये हमारा स्टेट फ्लावर है। ये मुख्य रूप से क्या है ना, एक ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट में बहुत ही अच्छे से खिलता है। इसमें ये ब्लूम नेचुरली ऑकर बहुत सारे रंगों में प्रेजेंट होता है, येलो, रेड, गोल्ड, कॉपर, ब्रास, व्हाइट, बहुत सारे वैरायटी में आपको गेंदे के फूल देखने को मिल जाएगा। अगर स्टेट बर्ड की बात करें तो स्पैरो, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, तो स्पैरो है हमारा स्टेट बर्ड। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि भाई स्टेट फ्लावर क्या है। क्यों? क्योंकि पिछले एग्जाम में ये डायरेक्ट यहां से पूछा था कि ये स्टेट एनिमल के बारे में। तो बिहार का जो स्टेट एनिमल है ना, ये गौर है। ओके, अब गौर है, लेकिन गौर को और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे बाइसन, ऑक्स एंड बुल। तो जहां ये चारों में से कोई ऑप्शन दिखे आपको, अगर कहीं गौर ना दिखे तो ये तीनों ऑप्शन दिखे, वहां पे आपको वो ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। ये 71st बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ के रखा है, और ऑप्शन में क्या दिया था, बुल, काऊ, बुफैलो एंड हॉर्स। अब देखिए, जैसे हमने डिस्कस क्या किया कि भाई जो बिहार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है कि बिहार का स्टेट एनिमल गौर है, लेकिन ऑप्शन में गौर है क्या, नहीं है। तो हमको गौर के साथ साथ जो है ना, ये भी ध्यान में रखना है कि बाइसन, ऑक्स और बुल, ये तीनों भी इसी को बोलते हैं। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता, बुल। अगर ऐसे हम लोग देखते तो करेक्ट ऑप्शन तो गौर दिख नहीं रहा, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ दिया है। तो स्टेट सिंबल पे जो है बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा पूरे डिटेल में जो भी बिहार का इंट्रोडक्शन था, एक सामान्य परिचय। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए आप लोग, मैं इसका पीडीएफ तैयार करके और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिए, वहां पे मटेरियल मैं डाल दूंगा इसका पीडीएफ। लेकिन आप लोग कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तो होप जो भी मैंने डिस्कस किया ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और आने वाले टाइम में जो मैंने फाइनल इंडेक्स बताया था उस पे भी जो भी है उसके रिस्पेक्टेड टॉपिक्स आते रहेंगे। सो होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।